अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 उसकी आज थर्ड क्लास है हमारी। और इस क्लास के अंदर हम आज एक टॉपिक करेंगे जो कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की ही एक एप्लीकेशन के तौर पे यहाँ पे यूटिलाइज़ होगा। और वो टॉपिक का नाम है हमारे पास वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड को समझने से पहले आपको ये सवाल किस तरह से आ सकता है। एक तो वो कह सकता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव करें। दूसरा वो सवाल पूछ सकता है कि आपके पास जो प्रूव करें कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो हमारे पास एक कंजर्वेटिव फील्ड है। थोड़ा सा जूम का प्रॉब्लम आ रहा है। कंजर्वेटिव फील्ड। अच्छा मेरा बेटा, कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है? सबसे पहले मैं इसके समझाता हूँ। कंजर्वेटिव फील्ड ऐसी फील्ड होती है जिसके अंदर वर्क डन जो है, वर्क डन नंबर 1, इसकी दो खसूसियात होती हैं। वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है। वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, या फिर अगर क्लोज पाथ लिया है तो वर्क डन हमारे पास वर्क डन इज़ ज़ीरो फॉर क्लोज पाथ। यानी अगर क्लोज पाथ है तो वर्क डन ज़ीरो होना चाहिए। यानी अब सवाल दो तरीके से आ सकता है कि आप प्रूव करें कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सप्रेशन निकाल लें, या फिर आप प्रूव करें कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये कंजर्वेटिव फील्ड है। और कंजर्वेटिव फील्ड कौन सी होती है? इसकी सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे कि ऐसी फील्ड जिसके अंदर वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा, यानी जिस पाथ के क्रॉस भी वर्क डन ले लें बात सेम आए। दूसरा वो कह सकता है कि वर्क डन इज़ ज़ीरो फॉर क्लोज पाथ, यानी अगर पाथ क्लोज है उसके लिए जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। क्लियर जी। इसके बाद आगे जी हम इसको ज़रा सा देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो हमारे पास होती क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड से। ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास ऐसी फील्ड है। अब जो फील्ड का वर्ड है ना, तो इसका मतलब होता है कि रीजन, कोई रीजन जो है उस ये फील्ड है। अब रीजन क्या है कि जिस रीजन के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। ग्रेविटेशन का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के एक्ट करने का मतलब ये है कि ऐसी फील्ड जिसके अंदर अर्थ की ग्रेविटी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है। ये हमारे पास अट्रैक्टिव ही है, अट्रैक्टिव इन नेचर है, अट्रैक्टिव इन नेचर है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, हम इसको ज़रा देख लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास ऐसी फील्ड है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसी फील्ड है कि जो हमारे पास हम डिफ़ाइन कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड को इस तरह से, द स्पेस और रीजन अराउंड the earth where it exerts a force of attraction on other body, on object। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिस रीजन के अंदर अर्थ जो है वो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करवा सकता है, उसको आप कहोगे कि ये हमारे पास एक रीजन कौन सा है। ये हमारे पास एक एक मिनट रुकिएगा। ये हमारे पास रीजन है जो कि जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास वो रीजन है जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कह सकते हैं, ठीक है जी। अब आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हमने प्रूव करना है ये कंजर्वेटिव फील्ड है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास हम सपोज करते हैं कि ये एक पाथ है ए से बी तक। हम एक पाथ लेते हैं क्योंकि हमने इन दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ करनी है ना, इंडिपेंडेंट पाथ देखना है या ज़ीरो फॉर क्लोज पाथ देखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास ए से बी पाथ है, यहाँ से हम इस पॉइंट को मिला देते हैं इसके साथ, ठीक है। ये हमने पाथ जो है वो स्टैब्लिश कर लिया है। अब यहाँ से बॉडी ए से इस पाथ के लॉन्ग जा रही है। इस पाथ को हम पाथ 1 कह लेते हैं, इसको हम डी कह लेते हैं, ठीक है। ये पाथ है। इधर से बॉडी जब इधर जा रही है तो इसको हम सी कह लेते हैं, और यहाँ से बॉडी जाएगी तो इसको हम पाथ 2 कह लेंगे।
ठीक है, पाथ 2 हो गया। अब तीसरा हमारे पास पाथ कौन सा है कि जिसमें पाथ के अंदर बॉडी जो है वो सीधी ए से बी की तरफ चली जाए। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो टोटल हाइट है ए से बी तक, वो हाइट हमारे पास h है। अब जो मैस है वो हमारे पास डाउनवर्ड गियर है, तो हम क्या लेते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर ए मैस इज मैस m इज hung फ्रॉम अलॉन्ग, या फ्रॉम लिख लो, अलॉन्ग लिख लो यहाँ पे, पाथ ए टू बी। सो वर्क डन हमने निकालने के लिए यहाँ पे क्या कहना है कि वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास 3 पाथ हैं, तो वो 3 पाथ हमने यहाँ पे कंसीडर करने हैं। हमारे पास कौन कौन सा पाथ बन रहा है, पाथ पहला जो बन रहा है, पाथ हमारे पास कितने बन रहे हैं, 3, ठीक है। पाथ 1 हमारे पास बन रहा है कि ए डी और बी। पाथ 2 हमारे पास बन रहा है ए सी और बी। और पाथ 3 हमारे पास क्या बन रहा है, पाथ 3 हमारे पास बन रहा है ए बी। अब हम वर्क डन अलोंग पाथ 1 निकालते हैं। वर्क डन अलोंग पाथ 1 निकालेंगे, तो वर्क डन अलोंग पाथ 1 निकलेगा डब्ल्यू ए डी बी, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, डब्ल्यू ए डी प्लस डब्ल्यू डी बी, ठीक है। यानी हमारे पास अगर आप तस्वीर देखें तो जो ए डी बी है, इधर मैं दोबारा से उस तस्वीर को ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको पेज बार बार आपको परेशानी ना आए कि नज़र ना आने की वजह से। तो ए बी हमने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ किया था, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। थोड़ी सी ड्राइंग यहाँ पे ख़राब हो गई है, तो इसको हमने दोबारा से यहाँ पे बना लिया। यहाँ पे मैस जो है, मैस यहाँ पे है, तो एम वेट हमेशा डाउनवर्ड गिरता है, ठीक है, वेट हमेशा डाउनवर्ड गिरता है। ये हमारे पास हाइट है। अब देखो ए डी बी है ये, ठीक है, ए डी बी, और ये ए सी बी है। अब देखो ए डी जो है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ जा रहा है, वेट डाउनवर्ड गिर रहा है। डब्ल्यू हमारे पास किसको इक्वल है, डब्ल्यू ए डी की बात कर रहा हूँ। डब्ल्यू हमारे पास इक्वल होता है एफ डॉट डी के। एफ जो है वो होता है एम ए के इक्वल, और जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है तो ए जी के इक्वल हो जाता है। तो इसका मतलब है एफ जो है अब क्या बन जाएगा, एम जी, विच विल बिकम इक्वल टू एम जी। तो इसका मतलब है ए की जगह पे, यहाँ पे एफ की जगह पे ये आ गया, दूसरी जगह डी हमारे पास डी रहेगा। तो अब आपके पास एफ डब्ल्यू ए डी के अंदर एफ और डी के दरमियान एंगल कितना आएगा, एम जी डॉट डी आया। यहाँ पे एम जी डी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है, ये देखो ए डी हमारे पास ये है और वेट हमारे पास ये है। तो जब ये दोनों हैं तो इनका एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, विच इज़ इक्वल टू एम जी डी कॉस 90, विच विल बिकम एम जी डी मल्टीप्लाई बाई 0, जो कि हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। दूसरी तरफ हम बात करेंगे डी बी की, तो डी बी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डी बी हमारे पास आ जाएगा, डी बी ऊपर की तरफ जा रहा है ना, देखो डी बी अपवर्ड, वेट डाउनवर्ड, तो हमारे पास वैल्यू अब चूंकि एच आ गया, हाइट बन गई है, तो अब हम डी की जगह एच लिखेंगे, डायरेक्ट लिख लेते हैं, एम जी एच कॉज ऑफ थीटा। एम जी कॉज ऑफ थीटा के अंदर 180 एंगल बन रहा है, तो ये हमारे पास बन जाएगा एम जी एच। यहाँ तक हमारा एक पाथ क्लियर हो गया। अब आते हैं हम दूसरे पाथ की तरफ, पाथ नंबर 2 की तरफ। वर्क डन सेम आना चाहिए। पाथ 2 के अंदर हम बात करते हैं, पाथ 2 के अंदर हमारे पास डब्ल्यू ए सी बी है, डब्ल्यू ए सी बी है। डब्ल्यू ए सी बी हमारे पास इक्वल होगा डब्ल्यू ए सी प्लस डब्ल्यू सी बी। अब ये डायग्राम देखो, तो जो हमारे पास ये भी सामने रखता हूँ ताकि आपको समझ आती रहे। अब देखो अगर आपके पास ए सी ऊपर जा रहा है, डब्ल्यू ए सी की पहला वर्क डन निकालोगे ना, तो आपने फिर डायरेक्ट एम जी एच ही लिख लेना है, एम जी एच, क्योंकि जब अपवर्ड जाने की बात हो रही है तब आपके पास जी एच डी जो है एच में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कॉज आ जाएगा। तो अब आपके पास वेट हमेशा डाउनवर्ड गिरता है, डब्ल्यू एम जी हमेशा डाउनवर्ड होगा, हाइट ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये बन जाएगा एम जी एच कॉस 180 डिग्री, विच विल बिकम माइनस एम जी एच, डब्ल्यू ए सी आ गया, ठीक है। अब आपके पास आएगा डब्ल्यू ए सी के बाद आएगा डब्ल्यू सी बी, यानी जो दूसरा हिस्सा है वो हमारे पास आगे लाइन पे बढ़ रही है, तो इसका मतलब है हमारे पास वो डब्ल्यू डॉट, हम डी भी लिख सकते हैं उसे, क्योंकि एफ डब्ल्यू के इक्वल है, तो डब्ल्यू हमारे पास वेट है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए इसको मैं नहीं लिख रहा था कि कन्फ्यूजन ना हो। तो अब यहाँ पे फिर लिख दिया एम जी डी कॉस थीटा। अब देखो सी आगे की तरफ है,
डाउन है, वेट डाउनवर्ड है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एम जी डी, ऐसे ऐसे बन रहा है ना, ये डिवाइडेड बाई ये, तो कितना एंगल आ गया, 90 आ गया, तो ये बन जाएगा cos 90 डिग्री, विच विल बिकम एम जी डी इंटू 0। ठीक है, अब इसका मतलब है ए सी बी और ए डी बी का जो वर्क डन बनेगा वो हमारे पास कितना बनेगा, माइनस एम जी एच, क्योंकि यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करो तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने से माइनस एम जी एच ही आएगा, और यहाँ पे भी अगर वैल्यू इधर भी वैल्यू ही पुट करो तो यहाँ पे भी आपके पास W जो ए डी बी है इसकी जगह पे आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एम जी एच ही आएगी, दोनों को जमा करके। ये हो गया दो आसान से काम। अब आते हैं तीसरा पाथ, पाथ थ्री। पाथ थ्री आ गया। पाथ थ्री के अंदर क्या होगा कि ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है, ये ए और बी। ठीक है, तो ए और बी जब आपने वर्क डन निकालना है, वेरिएबल फोर्स आ जाए तो उसके अंदर हमने क्या रूल रखा हुआ है कि हमने उसके पाथ को डिवाइड करते हैं इनफाइनाइटसिमल। यहाँ पे हमने डिवाइड करना है इसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल में, यानी ए से बी तक जितनी चीज वैल्यू है सारे को हम डिवाइड करेंगे। ये बनेगा ए, ये अपवर्ड, ये ए, ये फिर अपवर्ड, इस तरह से। ठीक है, इसका मतलब है कि हम बॉडी को ए से बी की तरफ लेके जा रहे हैं, डब्ल्यू ए बी। अब इसमें ना वर्क डन निकलेगा दो वजह से, एक वर्क डन निकलेगा ड्यू टू हॉरिजेंटल, प्लस एक वर्क डन होगा वर्टिकल की वजह से। ठीक है, जब वर्टिकल की वजह से होगा, हॉरिजेंटल की वजह से जो वर्क डन है वो आप ज़ीरो कंसीडर करोगे, क्योंकि देखो ये देखो इस तरह से हॉरिजेंटल का वर्क आ रहा है, डाउनवर्ड हमारे पास वेट गिर रहा है, तो अब आपके पास दोनों के दरमियान एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब आपके पास आता है डब्ल्यू वर्टिकल। डब्ल्यू वर्टिकल के अंदर हमने तमाम पैचेस का एम जी एच वन, अब ये देखो ये डेल्टा एक्स वन है, ये अगला डेल्टा एक्स टू होगा, ये हमारे पास डेल्टा एक्स थ्री होगा। इसी तरह से ये जो आपके पास है ये डेल्टा वाई वन है, ये आपके पास डेल्टा वाई टू है, और ये डेल्टा वाई थ्री है। मेरा बेटा जो वेट होगा ना वो हमेशा सेम रहेगा, वेट डाउनवर्ड ही रहेगा और एम जी एच ही रहेगा। सिर्फ फ़र्क क्या होगा कि हमने इंटरवल्स को डेल्टा वी वन प्लस डेल्टा वाई टू प्लस डेल्टा वाई थ्री एंड सो ऑन डेल्टा वाई एन में हमने इसको कन्वर्ट करके, तो अब आपने इसको लिख लेना है एम जी एच। ठीक है, अगले पेज पे इसको लिख लेते हैं एम जी एच कॉज ऑफ थीटा। अच्छा, हॉरिजेंटल है ना, आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, डाउनवर्ड नहीं आ रहे, आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, यानी ए से बी की तरफ जा रहे हो, तो इसका मतलब हाइट अपवर्ड है, वेट डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास थीटा कितना होगा, थीटा 180 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ साथ साथ, कुछ चीज़ें ऑरली बताई जा रहा हूँ, तो ये बन जाएगा माइनस एम जी एच। क्लियर जी, यहाँ तक हमने देखा कि डब्ल्यू ए सी बी के अंदर, डब्ल्यू ए डी बी के अंदर और W हमारे पास ए बी के अंदर जो वर्क डन है वो हमारे पास सेम है, और वो कितनी वैल्यू है, माइनस एम जी एच। ये हमारे पास हो गया केस वन के हमने वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ चेक कर लिया। अब आपने देखना है क्लोज पाथ के अलॉन्ग वर्क डन, ये आखिरी चीज़ है इस टॉपिक की पूरा करना चाह रहा हूँ, वर्क डन अलॉन्ग क्लोज पाथ। ठीक है, वर्क डन अलॉन्ग क्लोज पाथ बनाते हैं सबसे पहले, उसी तरह से हम पहले डब्बा बना लेते हैं ताकि हमारी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी हो जाए, इम्प्रूव कर जाए हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको बना लिया। ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है, या डी कह लो, डी का है ना तो डी रहने दो, ये आप सी कह लो। अब पाथ हमें पता है, वर्क क्लोज पाथ कैसे बनेगा मेरा बेटा, क्लोज पाथ वो होता है कि जो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है, एंड फाइनल पॉइंट जो है वो मीट कर जाए। ठीक है, जो पॉइंट पहला हो वही पॉइंट आखिरी भी हो, इस तरह के पॉइंट को हम कहते हैं, ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा क्लोज पाथ। ठीक है, अब आपके पास यहाँ से क्लोज पाथ कौन सा बनेगा, अब देखो क्लोज पाथ बनेगा ए से डी, डी से बी, बी से दोबारा ए के ऊपर, ये क्लोज पाथ होगा। तो ये तीन हमारे पास कितने हिस्सों में होगा, ये हमारे पास होगा डब्ल्यू ए डी प्लस डब्ल्यू डी बी प्लस डब्ल्यू बी ए। ठीक है, अब हम पहले वर्क डन निकालते हैं, यहाँ से एम जी एच हमेशा डाउनवर्ड फॉल करेगा, एम जी एच आ गया तो डब्ल्यू हमारे पास ए डी किसके इक्वल आएगा, ये आपके पास आ जाएगा डब्ल्यू ए डी किसके इक्वल आ रहा है जी, डब्ल्यू ए डी,
ए देखो आगे जा रहा है, ठीक है, डी की वैल्यू हमारे पास ये है और वेट की डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब है ये बनेगा एम जी एच। तो आपने लिख ही जाना है, हर जगह पे एम जी एच जरूर लिखना है, या आपने यहाँ पे डी लिखा हुआ था, डी लिख लो, डी लिख लो, ठीक है। कॉस ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, एफ डॉट डी वाला ही फार्मूला बन रहा है, उसको हम डिफरेंट फॉर्म के अंदर डब्ल्यू की फॉर्म में लेके चल रहे हैं। तो ये बन जाएगा एम जी डी, कॉस कितना आएगा, कॉस आएगा 90, ये बन जाएगा आपके पास एम जी डी कॉस 90 इंटू ज़ीरो, तो ये बन गया हमारे पास डब्ल्यू ए डी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा मेरा बेटा, अब आपके पास दूसरी जो चीज़ है वो आपके पास क्या बन रही है, वो बन रही है आपके पास डब्ल्यू डी और बी। डी बी के केस के अंदर देखो आप ऊपर जा रहे हो, ठीक है, आप ऊपर जा रहे हो, ये आपकी डायरेक्शन है, ये आपके वेट की डायरेक्शन है, तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा, 180 आएगा। तो आप लिख सकते हो एम जी एच कॉस थीटा और थीटा हमारे पास कितना आएगा 180, विच विल बिकम इक्वल टू एम जी एच कॉस 180 विच इज़ इक्वल टू माइनस एम जी एच, ठीक है। अब यहाँ तक बात होगी, तो लास्ट पॉइंट है कि हमने दोबारा से इधर ऐसे आना है, यानी वर्क डन अलोंग बी ए होगा ये। अब ये फिर वही कर्व पाथ वाला हिसाब हो गया, ऐसे ही है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि बी को हॉरिजेंटल वर्क डन निकालेंगे और प्लस वर्क डन अलोंग वर्टिकल निकालेंगे। हॉरिजेंटल निकालेंगे तो आपके पास जो वर्क डन है वो आपके पास ज़ीरो होगा, प्लस वर्टिकल में निकालेंगे तो वर्टिकल में आपके पास वही सीढ़ियों वाला हिसाब एम जी, ठीक है। तो आप इसको लिखोगे y1 प्लस y2 प्लस yn, ठीक है। तो कॉज कितना आएगा 7, कॉज हमारे पास इस दफ़ा ज़ीरो आएगा क्योंकि वेट भी डाउनवर्ड गिर रहा है और जो आपके पास हाइट है वो भी डाउनवर्ड आ रही है। तो अब आपके पास जो आंसर आएगा माइनस वो आएगा एम जी एच, ठीक है। जब इन तीनों को ऐड करेंगे यहाँ पे बन जाएगा ए डी बी, ए जब आप ऐड करोगे बनेगा ए डी प्लस डी बी प्लस बी ए। तो ये सारों को ऐड करें तो आपके पास आंसर कितना आएगा, ज़ीरो आएगा, ठीक है जी। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना लेक्चर हमारा काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अगली जो टर्म है, जो अगला टॉपिक है उसको स्टडी करेंगे। सो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।